ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 10वीं कड़ी उग्र ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। आखिरकार 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम एयरपोर्ट पहुंच ही गए। रेवती, तुम यहीं इंतजार करो, मैं फ्लाइट के बारे में पता करके आता हूँ। पापा ठीक है। हाँ बेटा। मैं भी आपके साथ चलूं? बेटा मैंने क्या कहा, तुम यहीं मम्मी के साथ इंतजार करो। ठीक है पापा। अरे किसका मैसेज आ गया? ओफो, लो जी, मैसेज आ गया कि हमारी फ्लाइट डिलेड है। क्या? कब तक? अब पता नहीं रेवती, मैं इसके बारे में पूछ कर आता हूँ। अरे मैं चलती हूँ साथ में। नहीं तुम रुको। हैं? ठीक है। सभी यात्री कृपया ध्यान दें। हमें पता चला है कि आइसलैंड में ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ है। अपने यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए हमने आगे की सूचना तक सभी उड़ान सेवाओं को रद्द कर दिया है। विदेश जाने वाले सभी यात्री कृपया प्रभारी संबंधित कर्मचारियों से संपर्क करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। रोहित, रेवती, चलो हम प्रभारी कर्मचारियों के पास चलते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ जो हमारे टूर ऑपरेटर हैं उनसे भी बात करता हूँ, वो ज़रूर हमारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। अब तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, चलो जाइए आप। पापा, और कितनी देर हमें इस तरह से एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा? रोहित बेटा, इंतजार तो हमें करना ही होगा, और हम कर भी क्या सकते हैं? इंतजार, ये कैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता तो इस खूबसूरत एयरपोर्ट का मजा ले रहे होते हम लोग। रेवती, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने टूर ऑपरेटर से बात कर ली है, उसने मदद का आश्वासन दिया है और वो जल्दी ही कोई गाड़ी भी भेज रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ और कितनी देर तक? अरे रेवती, टूर ऑपरेटर ने कहा है कि वो सारा अरेंजमेंट कर देगा और हमें यहाँ 1-2 दिन और रुकना पड़ सकता है। क्या? हाँ। 2 दिन और? अरे तो क्या हुआ, तुम इस यात्रा का आनंद लो रेवती। 1-2 दिन और, इसे बोनस समझ लो, क्यों? आप मजाक कर रहे हैं राकेश, आप बिल्कुल सीरियस नहीं होते हो। ओफो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं? देखो, सारी जितनी फ्लाइट्स हैं कैंसिल कर दी गई हैं, फिलहाल तो हम वापस जा नहीं सकते, तो बस इंतजार करो और अच्छा सोचो, एंजॉय करो। कर रहे हैं एंजॉय। लेकिन पापा, ज्वालामुखी और उड़ानें रद्द करने के बीच क्या संबंध है? हाँ बेटा, ये अच्छा सवाल है। देखो रोहित बेटा, ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान विशाल मात्रा में लावा पृथ्वी से बाहर निकलता है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन लावा अकेले नहीं निकलता है बेटा, लावा के साथ साथ भारी मात्रा में राख भी निकलती है। ओह। और विभिन्न गैसें भी, जिनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। फिर बेटा, ये राख और गैसेस का जबरदस्त वेग है और इतना विशाल होता है ये कि पूरे आकाश पर कब्जा कर लेता है। इतना बड़ा? हाँ, ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान लाखों टन राख निकलती है बेटा। और ऐसे में अगर उड़ान भरी गई तो राख की वजह से पायलट ठीक से रास्ता नहीं देख सकेगा, है ना पापा? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली।
लेकिन उड़ानें तो ऑटो पायलट मोड पर भी संचालित की जा सकती हैं ना पापा? हाँ रोहित, तुम सही हो। ऑटो पायलट मोड पर संचालित की जा सकती हैं उड़ानें, लेकिन बेटा खतरा राख के कणों से है। वो कैसे? देखो, राख के कण विमान के इंजन, प्रोपेलर, खिड़कियां, ईंधन प्रणाली आदि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बेटा, ना केवल राख के कण, राख के साथ बाहर आने वाले ज्वालामुखीय चट्टानों के टुकड़े, खनिज और धुएं के कारण बहुत क्षति हो सकती है। ओह, ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ रुकना ही सही है और सुरक्षित भी। उड़ानें केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रद्द कर दी गई हैं बेटा, वरना इससे उड़ान कंपनियों को कितना नुकसान हुआ होगा, सोचो। पापा, हाँ, ये राख पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाती होगी ना, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। हाँ रोहित, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। देखो, ज्वालामुखी पृथ्वी पर कुछ खास जगहों पर हैं, फिर भी उनके प्रभाव अधिक व्यापक रूप से वितरित किए जा सकते हैं, क्योंकि गैस, धूल और राख वातावरण में आते हैं। राख लगभग हर चीज को नष्ट कर देती है। बेटा, जब जून 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबू ज्वालामुखी फटा था, तो अनुमानित 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड और राख के कण वायुमंडल में 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचे तक उड़े थे। है पापा? हाँ बेटा, ये विस्फोट व्यापक विनाश और मानव जीवन के नुकसान का कारण बना था। इस विस्फोट से निकलने वाली गैसेस और ठोस पदार्थों ने दुनिया को 3 सप्ताह तक घेर लिया था। अच्छा। इस तरह से बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि केवल कुछ दिनों तक ही रह सकती है, लेकिन गैस और राख बड़े पैमाने पर पर्यावरण में फैल जाती हैं और कई वर्षों तक प्रभावित कर सकती हैं। कई वर्ष? वो कैसे पापा? रोहित बेटा, राख वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर सकती है। वैश्विक जलवायु? अब एक मिनट बेटा, किसका फोन आ गया? हेलो। अच्छा, हाँ ठीक है, तुम थोड़ा वेट करो, हम बाहर आ रहे हैं। कौन था पापा? बेटा, हमारे लिए गाड़ी आई है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, अपनी मम्मी को जगा दो, हमारी बातचीत के बीच में बहुत अच्छी झपकी ले ली है इसने। मम्मी उठिए ना। हाँ बेटा। मम्मी, गाड़ी आ गई है, जाने का वक्त हो गया, उठिए। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम नींद से उठियो, सामान उठाओ, एक एक बैग उठाओ, चलो आओ बेटा, आओ। हाँ चलो बेटा। आइए जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अरे रोहित बेटा, आपकी टीचर आई है बेटा, बाहर आओ बुक्स लेकर। हाँ मम्मा, आ रहा हूँ। आप बैठिए। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो रोहित, कैसे रहा तुम्हारा सफर? खूब मजा किया? जी मैम, लेकिन हाँ, मुझे पता है। अच्छा, पहले बैठो तो। थैंक यू। हाँ, मुझे पता चला कि भाई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल हुई है ना? जी मैम, लेकिन मैंने यात्रा का आनंद लिया और ये एक अलग अनुभव रहा मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये हुआ कि आकाश 2 दिनों के बाद ही साफ हो गया और हमें वापस आने का मौका मिल गया। तो इसका मतलब तुम्हें मस्ती मारने के लिए 2 और दिन मिल गए। हाँ? जी मैम, लेकिन इस अनुभव ने मेरे दिमाग में कई सवाल उठाए। अच्छा, कौन सी सवाल? असली में मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं आपसे इन सवालों के बारे में जरूर बात करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, पूछो भाई, क्या सवाल है तुम्हारे? दरअसल मैम, मेरे पापा ने मुझे ज्वालामुखीय विस्फोट के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखीय विस्फोट से निकलने वाली राख और अन्य गैसेस वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा पापा ने। लेकिन कैसे? क्या आप मुझे समझा सकती हैं मैम? हाँ जरूर। अच्छा रोहित, क्या तुम बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हो? और उनके वो प्रसिद्ध पतंग और कुंजी वाले प्रयोग के बारे में जानते हो? पतंग और कुंजी प्रयोग? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे और वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बादलों की गर्मी के दौरान होने वाली बिजली की चमक पृथ्वी पर लाई जा सकती है और इस बिजली का उपयोग घर में किया जा सकता है। ओह, हाँ, हालांकि ये घातक है, लेकिन फ्रैंकलिन ने जोखिम उठाया
और जिस समय बिजली कड़क रही थी, पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने गीले मांझे से बांधकर पतंग उड़ाई। फिर क्या हुआ मैम? खैर, जो हुआ वो तो बात की बात। हम तो ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ। तो फिर मैं फ्रैंकलिन के पतंग प्रयोग के बारे में बाद में बताऊंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि फ्रैंकलिन प्रकृति में होने वाली अन्य घटनाओं में समान रुचि रखते थे। कौन सी घटना मैम? रोहित, फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में जलवायु पर ज्वालामुखीय विस्फोट के प्रभावों का अध्ययन किया। मुझे पता है कि ज्वालामुखी विनाशकारी है। हिंसक ज्वालामुखी भूमि, खेत, जैव विविधता आदि को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने भी ज्वालामुखी की वजह से हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित होते हुए देखा। हाँ, मुझे पता है। अब साथ ही मैंने ये भी जाना, जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसे विशाल चट्टानों का गठन होता है। बिल्कुल सही। बड़ी मात्रा में ठंडे लावे के कारण कहीं भी नए द्वीप बन जाते हैं मैम। अरे वाह रोहित भाई, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू मैम। लेकिन मैम, मैं ज्वालामुखी और जलवायु के बीच के संबंध को समझ नहीं पाया। क्यों? देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे हो रही जबरदस्त हलचल के कारण हो रही है। हाँ। और जलवायु कुछ ऐसा है जो वायुमंडल से संबंधित है। ये तो पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है ना मैम? हाँ रोहित, अब तुम मुझसे सही सवाल पूछ रहे हो। देखो, ज्वालामुखीय विस्फोट और जलवायु का ये संबंध सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अध्ययन किया गया था। क्या तुम जानते हो वास्तव में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या था? क्या किया था मैम? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, ये 1763 का समय था। मैंने स्थानीय जलवायु पर वनों की कटाई के प्रभावों के बारे में औपनिवेशिक विद्वानों के साथ चर्चा में भाग लिया, क्योंकि प्रारंभिक अमेरिकी उपनिवेशों में खेती के लिए जंगलों को काटने की मंजूरी दे दी गई थी। मेरा ऐसा सोचना था कि साफ भूमि अधिक गर्मी को अवशोषित करती है, बर्फ को तेजी से पिघलाती है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि स्थानीय जलवायु पर वनों की कटाई के प्रभाव को समझने के लिए और इससे जुड़े किसी भी निर्णायक साक्ष्य को इकट्ठा करने से पहले कई वर्षों का अवलोकन आवश्यक है। लेकिन अब मैं बहुत ही रोचक अध्ययन कर रहा हूं। ज्वालामुखीय विस्फोटों की वजह से मौसम के पैटर्न, बादलों के गठन और बादलों से होने वाले विद्युतीकरण पर इसके प्रभाव। मेरी राय में 1783 की गर्मियां किसी भी अन्य वर्ष की गर्मियों की तुलना में अलग थी। वास्तव में 1783 की गर्मियां थी ही नहीं। बर्फ की परतें अभी भी पिघली नहीं थी। मेरी राय में उत्तरी गोलार्ध में 1783-84 में पड़ी जबरदस्त सर्दियों का संबंध 1783 की गर्मियों में आइसलैंड में होने वाले ज्वालामुखीय विस्फोट से है। मुझे अभी भी याद है 8 जून 1783 को आइसलैंड के दक्षिण में लाकी पर्वत श्रृंखला में 130 क्रेटर के साथ एक 15 मील लंबी फिशर फाइटोमैग्मेटिक विस्फोट के कारण, जिसमें बेसाल्ट मैग्मा और भूजल का मिश्रण था, खुल गई। ये विस्फोट 7 फरवरी 1784 तक जारी रहे, लेकिन अधिकांश लावा पहले 5 महीनों में बाहर निकल गया था।
अनुमान लगाया गया कि लावा के फव्वारे 2600 से 4600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। संवहनी विस्फोट स्तंभ द्वारा गैसेस लगभग 10 मील की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। इस तरह वायुमंडल में फैली राख और अन्य कणों के कारण ज्वालामुखीय विस्फोट के बाद पृथ्वी की सतह पर आने वाली सौर ऊर्जा में बड़ी मात्रा में कमी आई थी। चारों ओर सिर्फ राख थी। तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अब से लगभग 235 साल पहले ऐसा सोचते थे। ओह, पता है 1815 में इंडोनेशियाई ज्वालामुखी तंबोरा ने इतिहास में किसी अन्य विस्फोट की तुलना में वातावरण में अधिक राख और ज्वालामुखी गैस फेंकी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर वायुमंडल ठंडा हो गया। अच्छा। हाँ, जैसा कि कुछ दशकों बाद क्रकाटो में देखा गया। न्यू इंग्लैंड और यूरोप पर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ा। पता है, वहां अगस्त के अंत में बर्फबारी हुई और फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण ठंडे, गीले और अप्रिय जलवायु प्रभावों की वजह से 1816 में गर्मियां आई ही नहीं। हाँ, और इसे गर्मियों के बिना वाले वर्ष के रूप में जाना जाने लगा। मैम, इतना कठोर प्रभाव? इतना कठोर प्रभाव। और ऐसा कहा जाता था कि आकाश में राख और धुंध के कारण सूरज नहीं चमकता था। यहाँ तक कि ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन ने इसको लेकर एक कविता भी लिखी थी। कौन सी कविता मैम? लकीली मुझे याद है, तो सुनाती हूँ। जी सुनो। चमकता सूर्य बुझ गया और सितारे अनंत अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहे थे, निर्बाध और पथहीन, और बर्फीली पृथ्वी बिना चांद के अंधी और काली हो गई। सुबह आई और चली गई, लेकिन कोई दिन नहीं लाई। यही थी वो कविता। कितनी अच्छी तरह से बताया गया है। बहुत अच्छी कविता है मैम। पता है, तंबोरा ज्वालामुखी ने हमारे देश में भी जलवायु स्थितियों को प्रभावित किया था। ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ। हाँ, और फिर भी इसने हमारे देश में जलवायु स्थितियों को प्रभावित किया। हाँ। ये कैसे हो सकता है? रोहित, देखो, राष्ट्रों की सीमाएं हमारे लिए हैं, यानी मनुष्यों के लिए। प्रकृति ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती है। प्रकृति में एक घटना हजारों किलोमीटर की दूरी पर अन्य प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तंबोरा ज्वालामुखी ने भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में देरी की, जहां अनौपचारिक और मूसलाधार बारिश ने बाढ़, फसल की विपदाओं, अकाल और आखिरकार कॉलेरा जैसी महामारी का कारण बनने में मदद की। और तुम्हें पता है, ये अभी भी एक बहस का सवाल है कि क्या ज्वालामुखीय विस्फोट तापमान में गिरावट का कारण बन सकते हैं। लेकिन रोहित, ये निश्चित है कि ज्वालामुखीय राख और गैस स्थानीय तापमान को काफी हद तक गिरा सकते हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग और अल्पावधि ग्लोबल कूलिंग है। दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग और अल्पावधि ग्लोबल कूलिंग? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया मैम। अच्छा, मैं समझाती हूँ। देखो, जब तक विस्फोट के क्षेत्र के करीब राख और अन्य गैसें होती हैं ना, तब तक छोटे राख कण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक अंधेरे बादल का निर्माण करते हैं। ये अंधेरा बादल पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को अवरुद्ध करता है। और नतीजा, पृथ्वी भी कम मात्रा में गर्मी विकिरण करती है, और इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय तापमान में गिरावट आती है। अच्छा? हाँ, जो शीतलन प्रभाव है। अब समझ में आया? हाँ जी। और पता है,
विस्फोट से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी ठंडा करने में योगदान देती है। वो कैसे मैम? वो ऐसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से निकली हुई सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जो समताप मंडल में तेजी से सल्फेट एयरसोल का निर्माण करती है। और ये एयरसोल सूरज के विकिरण के प्रतिबिंब को अंतरिक्ष में वापस बढ़ाते हैं, जो कि पृथ्वी के निचले वायुमंडल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को ठंडा करते हैं। लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। दीर्घकालिक प्रभाव? हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ये एक गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के लिए जानी जाती है। इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के सतह से गर्मी को विकिरणित करती हैं, जो ग्रह के चारों ओर एक इंसुलेशन बनाती है। इस प्रकार ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। समझ में आया? जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का प्रभाव कई सालों तक बना रहता है। कई सालों तक? हाँ, लेकिन क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बारे में एक और तथ्य जानना चाहोगे तुम? कौन सा तथ्य मैम? यही कि वर्तमान में मानव गतिविधियों द्वारा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ना, उसके मुकाबले ज्वालामुखी से 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ज्वालामुखी की तुलना में जलवायु की स्थिति के लिए प्रकृति में मानव के इतने अधिक हस्तक्षेप, मैडम, ये तो खतरनाक है ना? हाँ, बिल्कुल खतरनाक है। कम से कम जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभावों के लिए ये तो पक्का चिंता का विषय है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभावों को और अधिक विस्तार से समझने से शायद वैज्ञानिकों को लोगों और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके प्रभावों को कम करने के उपायों का सुझाव देने में मदद मिल सकती है। मैम, मैंने ज्वालामुखी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और ये भी जाना कि ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। गुड। हालांकि मैंने विस्फोट कभी देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। मैंने कम से कम हवाई यात्रा पर इसका प्रभाव तो अनुभव किया है ना। हाँ रोहित, वैसे ये सही कहा तुमने। हाँ, कि अनुभव, हाँ, अनुभव सबसे बेहतर शिक्षक है, मुझसे भी बेहतर। अच्छा मैडम। यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू मैम। अब बुक खोलो, चलो। ओके। तबती धरती तबता अंबर उमल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। उग्र ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन। आलेख व अनुसंधान हेमंत लागवंकर का था। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक दीक्षा शर्मा। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे रजनीश शर्मा, वसुंधरा बोस, विजय नाग्याल, शिखा वर्मा, कुमकुम जैन और सुषमा शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, माउंट पिनातुबू कहाँ स्थित है? और दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष किस स्थान पर गर्मी नहीं पड़ी? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in।
श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।